वेलकम स्टूडेंट्स। इसके पहले जो हमने 2 चैप्टर्स पढ़े थे उसमें हमने देखा मैटर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ये जो भी मैटर होता है अगर उसे हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमें स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स मिलेंगे। अगर उसे हम फिर से डिवाइड करेंगे तो हमें और स्मॉलर पार्टिकल्स मिलेंगे। अल्टीमेटली एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें इतना स्मॉलर पार्टिकल मिलेगा कि जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ऐसा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है मैटर का, उसे बोला जाता है एटम्स। तो जो भी हम सराउंडिंग में मैटर देखते हैं वो सभी के सभी मैटर बनते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो घर होता है वो किससे बनता है, ईंटों से बनता है, ब्रिक्स से बनता है। एक एक ब्रिक बना के हमारा पूरा घर बनता है। सिमिलरली मैटर जो होता है वो भी एक एक एटम मिला के ही बनता है। ऑल एटम्स कंस्टिट्यूट द मैटर। सो एज द ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर हाउस, जैसे ही हम जो ब्रिक्स रहते हैं वो हमारे हाउस के क्या रहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक रहते हैं। सिमिलरली एटम्स जो रहते हैं वो भी क्या है, मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। मतलब एटम को मिला के ही क्या बनेगा, मैटर बनता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एटम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये जो एटम्स है इसके बारे में सबसे पहले नाम दिया था जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने क्या किया, मैटर की प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बोला कि जो मैटर रहता है वो बनता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया एटम्स। तो ये थ्योरी क्या कहती है, इसका क्या कहना है, ये हमें अभी इस डिटेल में देखना है। देखो, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज एटम्स इज कॉल्ड एज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या कहती है, सभी के सभी मैटर्स जो रहते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनते हैं, वेरी टाइनी पार्टिकल से बनते हैं। और ये जो टाइनी पार्टिकल्स रहते हैं दीज आर इनडिविजिबल, मतलब इनका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता, इन्हें फर्दर आप तोड़ नहीं सकते। और ऐसे पार्टिकल्स को बोला जाता है एटम्स। और इस थ्योरी को बोला जाता है एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। मतलब सभी के सभी मैटर बनता किससे है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, दैट इज एटम्स। सो ये थ्योरी पुट फॉरवर्ड करने के लिए डाल्टन ने क्या किया, कुछ पॉइंट्स अज्यूम किए, जिसे बोला जाता है अजम्पशंस या फिर पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स आर नथिंग बट द अजम्पशंस, जो पॉइंट उन्होंने अज्यूम किए थे। एक एक करके वो पॉइंट हमें अभी एक्सप्लेन करने हैं। देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या अज्यूम किया कि जो मैटर रहता है वो बनता है वेरी स्मॉल पार्टिकल्स का, विच इज़ कॉल्ड एज एटम। मैटर किससे बनता है, एटम से बनता है। और ये जो एटम्स रहते हैं इट कैन नॉट बी डिवाइडेड, ये एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये इनका और एक अजम्पशन था। उसके बाद उन्होंने क्या अज्यूम किया, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। जो भी एटम्स रहते हैं उन्हें ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही इन्हें क्रिएट किया जा सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैंने बोला था कि मास जो होता है वो क्रिएट भी नहीं किया जा सकता या फिर डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। तो सिमिलरली एटम जो रहते हैं वो भी क्या नहीं किए जा सकते, नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। उसके बाद नेक्स्ट असम्पशन क्या है, एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। एटम जो रहते हैं वो अलग अलग तरीके के अलग अलग टाइप्स के रहते हैं। देखो, आप पीरियोडिक टेबल इसके पहले आपने देखा होगा, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल का बहुत इंपॉर्टेंस है। जो भी पीरियोडिक टेबल आप देखते हो उसमें आपको डिफरेंट एलिमेंट्स दिखते हैं, और जितने एलिमेंट्स रहेंगे उतने टाइप्स ऑफ एटम्स रहेंगे। क्योंकि देखो, हर एक एलिमेंट जो है वो क्या है, डिफरेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। जाहिर सी बात है उनका एटम भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एटम्स। और कितने टाइप के एटम रहेंगे, जितने एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट हैं उतने क्या रहेंगे, टाइप्स ऑफ एटम्स रहेंगे। उसके बाद ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। देखो, अगर हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करेंगे, पीरियोडिक टेबल में का कोई भी एलिमेंट आप ले लो, सिंगल एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, कोई भी एक सिंगल एलिमेंट ले लो, उसके जितने भी एटम्स रहेंगे वो सभी के सभी क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे इन एवरी रिस्पेक्ट। मतलब उनका मास भी सेम रहेगा, सभी एटम का मास सेम रहेगा, साइज सेम रहेंगी, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल एटम्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के कितने भी एटम रहे उन सभी एटम्स का मास, साइज एंड प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। वी आर टॉकिंग अबाउट दी सेम एलिमेंट, ओके, ओनली वन एलिमेंट। जैसे कि कार्बन के सभी एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। उसके बाद अगर कोई दूसरा एलिमेंट आप कंसिडर करोगे लाइक ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के सभी एटम की प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अभी हम यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे कार्बन के एटम और ऑक्सीजन के एटम, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट रहेंगे, मतलब इनका मास डिफरेंट रहेगा, उनकी साइज़ डिफरेंट रहेंगी, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी।
ये 2 पॉइंट्स में आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम सेम एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं, उस एलिमेंट के एटम सेम रहेंगे। और यहाँ पे हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के एटम को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। देखो कार्बन के एटम और ऑक्सीजन के एटम तो डिफरेंट रहेंगे, और यहाँ पे हम सिंपली ओनली कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन के सभी एटम सेम रहेंगे, बट कार्बन के एटम और ऑक्सीजन के एटम एक दूसरे से क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट कंसिस्ट इन ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। देखो क्या होता है, जैसे ही ये कार्बन के एटम, देखो यहाँ पे कार्बन के एटम कंबाइन हो रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के एटम के साथ, और वहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ इनका क्या कहना है, जॉन डाल्टन का, कि एलिमेंट्स जो रहते हैं उनके एटम्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, और वहाँ पे कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन क्या है, जो भी कंपाउंड फॉर्म होता है उसमें जो नंबर रहेगा एटम्स का और काइंड ऑफ एटम्स, इट इज़ फिक्स्ड। इसके पहले मैंने आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ाया था। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है, जो भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, उसमें एटम जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। मतलब ये देखो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन ही रहेगा, उसके अलावा कोई डिफरेंट दूसरा एलिमेंट नहीं रहेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन या फिर और कोई दूसरा एलिमेंट यहाँ पे नहीं आएगा, कार्बन और ऑक्सीजन से ही कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मतलब काइंड ऑफ एटम फिक्स रहेंगे, और उनका नंबर भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। मतलब 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ऐसे ही यहाँ पे नंबर और काइंड दोनों क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। So this postulates explain the law of constant proportion। तो आपको यहाँ इसमें क्वेश्चन क्या कैसे आ सकता है, एक्सप्लेन दी पोस्टुलेट्स और अजम्पशंस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, या फिर इस पर और एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा पोस्टुलेट है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक्सप्लेन करता है। देखो ये वाला जो पोस्टुलेट है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि दिस अजम्पशन एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। उसके बाद ऐसे भी आ सकता है कि विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो ये जो पोस्टुलेट है, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि कंपाउंड में एटम्स और उनका नंबर क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। सो ये जो पोस्टुलेट है वो क्या एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इसके ऊपर आ सकते हैं। उसके बाद ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसके कुछ ड्रॉबैक्स है, ड्रॉबैक्स मतलब कुछ लिमिटेशंस है, कुछ चीज़ें जो हैं ये एटॉमिक थ्योरी क्या नहीं कर पाई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई। सबसे पहला पॉइंट क्या है, उन्होंने क्या बताया, एटम्स जो रहते हैं वो इनडिविजिबल रहते हैं, मतलब उन्हें हम डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा डाल्टन का कहना था। बट जैसे ही फर्दर उसकी स्टडी की गई, जैसे मॉडर्न साइंस ने डेवलपमेंट की, तो हमें पता चला कि एटम जो होते हैं उन्हें फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एटम जो रहते हैं उनके अंदर और पार्टिकल्स है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये उस एटम के अंदर रहते हैं, और हम एटम को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। सो डाल्टन का कहना था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता, जो कि क्या है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है, डाल्टन ने कहा था कि एक एलिमेंट के जितने भी एटम रहेंगे, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम रहेंगे, सभी एटम का मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो इन्होंने क्या बताया था, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कि एवरी एटम का मास क्या रहता है, सेम रहता है। बट ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके एटम्स का मास क्या होता है, डिफर होता है। देखो एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। देखो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, देखो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके कुछ एटम का वेट डिफरेंट है और कुछ एटम का वेट उससे डिफरेंट है। जैसे देखो हाइड्रोजन का कुछ एटम जो रहते हैं उनका एटॉमिक मास है 1, कुछ हाइड्रोजन के एटम्स ऐसे हैं जिनका मास है 2, और कुछ हाइड्रोजन के एटम्स ऐसे हैं जिनका मास है 3। तो देखो एलिमेंट तो सेम है, हाइड्रोजन ही है। और डाल्टन का क्या कहना था कि अगर सेम एलिमेंट है तो सभी के सभी एटम का मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट ऐसा है क्या यहाँ पे, नहीं। कुछ एलिमेंट का मास 1 है, सॉरी कुछ एटम्स का मास 1 है, कुछ हाइड्रोजन के एटम्स का मास 2 है, और किसी एटम का मास 3 है। तो एलिमेंट भले ही सेम है बट
उनका मास क्या दिखा है, डिफरेंट है। So now it is known that atoms of the some elements can have a slightly different masses. Even if the element is same, the mass can be different. उसके बाद डाल्टन का कहना था कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम का मास क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। देखो उन्होंने बताया था कि डिफरेंट एलिमेंट का मास क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। बट जैसे ही स्टडी की गई, फर्दर जैसे ही डेवलपमेंट हुई, तब हमें पता चला कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका मास सेम है। जैसे कि ऑर्गन का मास है 40 और कैल्शियम का भी मास 40 है। सो ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ऑर्गन अलग है, कैल्शियम अलग है, फिर भी उनका मास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये एक ड्रॉबैक है डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का कि वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एलिमेंट भले ही डिफरेंट है बट उनका मास क्या है, सेम है। सिमिलरली एलिमेंट भले ही सेम है बट उनका मास क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये डाल्टन के पोस्टुलेट से क्या नहीं करता, मैच नहीं करता। तो ये क्या है, ड्रॉबैक्स है इसका, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। तो आपको ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद देखो एटम्स के कुछ इंपॉर्टेंट और सिंपल पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एटम जो है, अभी मैंने बताया, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। जो भी एलिमेंट है या फिर मैटर है उसका क्या है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उसके बाद ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं उनके एटम्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एज अ सिंगल एटम की तरह वो एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हीलियम, आर्गन, नियॉन, जो भी पीरियोडिक टेबल में लास्ट ग्रुप होता है उसमें जो भी एलिमेंट रहते हैं उन्हें बोला जाता है नोबल गैसेस। ये जो नोबल गैसेस रहते हैं उनके एटम्स जो हैं वो एज अ सिंगल एटम की तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो अनरिएक्टिव है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो वो कैसे एग्जिस्ट करेंगे, एज अ सिंगल एटम। बट ये बहुत ही फ्यू है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऐसे रहते हैं उनके एटम्स इतने ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं कि वो सिंगल एटम की तरह एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि वो कॉम्बिनेशन में ही एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो ये H2 हाइड्रोजन, देखो एक सिंगल हाइड्रोजन H के फॉर्म में नहीं है, H और H दो मिला के क्या बना है, H2 बना है। सिमिलरली ऑक्सीजन भी सिंगल O के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो O और सेकंड O, ऐसे दो O मिला के क्या बनता है, O2। सिमिलरली H और Cl सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, HCl। उसके बाद H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है और वहाँ पे H2O बना है। एक सिंगल एटम की तरह एग्जिस्ट कर रहा है क्या, ये नहीं, ये क्या किसके फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कॉम्बिनेशन में। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाइड्रोजन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑक्सीजन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो सभी के सभी, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, सभी नहीं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इतने रिएक्टिव रहते हैं कि वो सिंगल एटम की तरह एग्जिस्ट नहीं करते, वो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन। और वेरी फ्यू एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज ए सिंगल एटम, लाइक हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। नेक्स्ट, एटम जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, उनकी साइज़ बहुत ही स्मॉल रहती है। एटम की साइज़ इतनी स्मॉल रहती है कि अगर आपने 3 करोड़ कॉपर एटम लिए और उनको आपने अगर एक लाइन से लेके दूसरे लाइन तक एक लाइन में ऐसे अरेंज किया तो वो जो लेंथ रहेगी वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर रहेगी। मतलब 1 सेंटीमीटर इतने लेंथ में कितने कॉपर एटम्स आ सकते हैं, 3 करोड़ से ज़्यादा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एटम की साइज़ जो है वो कितनी स्मॉल होगी। तो अगर हमें एटम की साइज़ इंडिकेट करनी है तो हम क्या करेंगे, उसकी रेडियस मेजर करेंगे। सो साइज़ ऑफ द एटम इज़ इंडिकेटेड बाई इट्स रेडियस, इट इज़ कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। एटम के रेडियस को क्या बोला जाता है, एटॉमिक रेडियस। अभी एटॉमिक रेडियस हमें मेजर करनी है, तो इतना स्मॉल एटम है, उसकी रेडियस तो हम मीटर या फिर सेंटीमीटर या फिर नैनो मिलीमीटर में तो मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल है। तो उसके लिए एक दूसरा यूनिट है जिसे बोला जाता है नैनोमीटर्स, और इसे लिखते ऐसे हैं NM, नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 1/10⁹ मीटर, मतलब 1 मीटर का 10⁹ पार्ट। इसे अगर आप ऊपर ऐसे लेके जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना स्मॉल यूनिट है। 1 नैनोमीटर यानी कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। तो सबसे स्मॉलेस्ट एटम जो है वो हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन एटम
की रेडियस देखो, एटॉमिक रेडियस जो है हाइड्रोजन की वो होती है 0.037 नैनोमीटर। देखो यहाँ पे 1 नैनोमीटर ही कितना स्मॉल है, और हाइड्रोजन की रेडियस तो 1 नैनोमीटर से भी स्मॉल है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाइड्रोजन एटम कितना स्मॉल है। उसके बाद देखो हमें क्या करना है, अभी एलिमेंट्स के सिंबल देखने हैं। जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनके एटम्स हमें क्या करने हैं, अभी रिप्रेजेंट करने हैं। तो हर बार हम उनका नाम तो नहीं लिख सकते, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हर बार उनका नाम लिखना कन्वीनियंट नहीं है। हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी पड़ती है, तो उनका नाम हम नहीं लिख सकते हर बार। तो हमें क्या करना है, उन्हें कुछ सिम्बॉल्स देने हैं। तो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने क्या किया था, एलिमेंट्स को सिम्बॉल दिए थे। उन्होंने इस तरह के सिम्बॉल दिए, देखो हाइड्रोजन को ऐसा सिम्बॉल दिया, कार्बन को ऐसा डार्क सर्कल, उसके बाद ऑक्सीजन को हॉलो सर्कल, इस तरह का फॉस्फोरस का सिंबल दिया, सल्फर, प्लैटिनम, गोल्ड, लीड, मर्क्यूरी, इस तरह उन्होंने सिंबल दिया। बट ये सिंबल जो है आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये हैंडी नहीं है, हम हर जगह इसे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये जो सिंबल है ये सिर्फ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, इसे हम अभी यूज़ नहीं करते। सो इन्हें आपको लर्न नहीं करना है, याद नहीं रखना है इसे आपको। अभी जो हम यूज़ करते हैं वो है मॉडर्न सिम्बॉल्स। जो भी मॉडर्न सिम्बॉल होते हैं एलिमेंट्स के, वो हम लेते हैं फ्रॉम देयर इंग्लिश नेम और लैटिन नेम। जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका जो भी इंग्लिश नेम रहता है या फिर लैटिन नेम रहता है, उन्हें यूज़ किया जाता है सिम्बॉल देने के लिए। देखो एक्चुअली क्या करते हैं, ये जो इंग्लिश या फिर लैटिन नेम रहते हैं उनका फर्स्ट लेटर लिया जाता है टू इंडिकेट द सिम्बॉल, या फिर ये इंग्लिश और लैटिन नेम का फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर कंसिडर करते हैं फॉर दिस सिंबल। देखो एग्जांपल देता हूँ मैं, जो भी हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट का सिंबल लिखना है हमें, तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट लेटर है H, वो सिंबल करके यूज़ करेंगे। सो द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज H, फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। तो और ऑक्सीजन जो है उसका सिंबल देखो यार, फर्स्ट लेटर क्या है O, तो उसका सिंबल क्या आएगा O। और एक बात आप हमेशा याद रखना कि ये जो सिंबल होते हैं इनका हमें हमेशा कैपिटल लेटर से ही इंडिकेट करना है, स्मॉल लेटर से नहीं, ठीक है। अभी देखो अभी प्रॉब्लम अराइज हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो कार्बन जो है उसका फर्स्ट लेटर C है, कैल्शियम का भी फर्स्ट लेटर C, क्लोरीन का भी फर्स्ट लेटर C, कॉपर का भी फर्स्ट लेटर C। तो इस केस में क्या करें, सबका सिंबल तो हम कैपिटल C नहीं दे सकते, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ये जो भी नेम होते हैं उनका फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर कंसिडर करना पड़ता है। जैसे कि अगर कैल्शियम का सिंबल देना होगा तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट लेटर एंड सेकंड लेटर Ca, ये हो गया कैल्शियम का सिंबल। उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन का फर्स्ट लेटर C एंड द थर्ड लेटर दैट इज़ L, ये हो गया क्लोरीन का सिंबल। उसके बाद कॉपर का सिंबल देना है हमें, कॉपर का सिंबल क्या दिखा है यहाँ पे, Cu। अभी आप बोलोगे कि ये Cu कैसे आ गया, मैंने पहले बताया था कि ये जो इसका क्या कंसिडर करते हैं, इंग्लिश नेम या फिर लैटिन नेम। कॉपर जो होता है उसका लैटिन नेम होता है क्यूप्रम, तो क्यूप्रम जो है ये नेम यहाँ पे कंसिडर किया गया है। देखो C एंड सेकंड लेटर U, Cu, इसलिए कॉपर का सिंबल हो गया Cu। तो हम आइदर इंग्लिश नेम कंसिडर करेंगे या फिर लैटिन नेम कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे हमने इंग्लिश नेम कंसिडर किए हैं, कार्बन के लिए C, कैल्शियम के लिए Ca, क्लोरीन के लिए Cl और कॉपर के लिए Cu। यहाँ पे हमने लैटिन नेम कंसिडर किया है। तो जब कभी भी आप सिंबल लिखोगे तो हमेशा याद रखो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आना चाहिए, नेवर स्मॉल, एंड द सेकंड लेटर शुड बी ऑलवेज स्मॉल। फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आना चाहिए एंड सेकंड लेटर हमेशा स्मॉल रहना चाहिए। ये देखो यहाँ पे कुछ सिम्बॉल्स दिए गए हैं विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द इंग्लिश नेम्स। देखो हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम का सिंबल, अभी यहाँ पे फर्स्ट लेटर H है, फिर से हम H नहीं यूज़ कर सकते, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए हमने H और सेकंड लेटर लिया E, He। उसके बाद लिथियम का Li, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन, अभी देखो फिर से N आ गया स्टार्टिंग में, तो हम फिर से N नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए Ne। तो इस तरह से ये क्या है, ये इंग्लिश नेम्स है और एलिमेंट के और उनके सिंबल है। ये जो नेम्स है ये आप प्रैक्टिस से आपको लर्न हो जाएंगे, एक्स्ट्रा से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस से आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाते हैं। उसके बाद ये जो सिंबल्स हैं ये कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके सिंबल लिखने के लिए हमने लैटिन नेम कंसिडर किया है। फॉर एग्जांपल ये देखो सोडियम, सोडियम एलिमेंट है, सोडियम इसका इंग्लिश नेम है, बट हमने इसका सिंबल S से नहीं लिया है,
या फिर SO नहीं लिया है, हमने इसका सिंबल क्या लिखा है Na। क्यों ये लिया है? क्योंकि सोडियम का लैटिन नेम है नाइट्रियम। देखो नाइट्रियम, और नाइट्रियम जो है इसका फर्स्ट लेटर लिया N एंड सेकंड लेटर A, तो Na सिंबल किसका है? सोडियम का। उसके बाद पोटेशियम का सिंबल है K फॉर कैलियम, आयरन Fe बिकॉज फेरम इज हिज लैटिन नेम। सो ये जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स के सिंबल हमने लिए हैं लैटिन नेम से। तो ये नाम आपको थोड़े से लर्न करने पड़ते हैं, क्योंकि इसके सिंबल आपको इससे डायरेक्टली नहीं मिलते। ये जो थे इसके सिंबल आपको डायरेक्टली इसके इंग्लिश नाम से मिल रहे थे, बट ये जो एलिमेंट्स हैं इनके सिंबल डायरेक्टली नेम से नहीं मिलते। सो ये इंग्लिश नेम एंड सिंबल आप लर्न कर लो, मतलब सोडियम का सिंबल क्या है, पोटेशियम का क्या है, कॉपर का, सिल्वर का, ये सिंबल्स एंड इसके इंग्लिश नेम लर्न करो। ये लैटिन नेम्स लर्न करने की उतनी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंग्लिश नेम और सिंबल्स आप याद कर लो। तो अभी इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा।